तो सर ये जो नाइटफॉल होता है कभी अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये गलत चीज़ होती है? ज़्यादा होना गलत चीज़ है। जैसे कि हम जब प्यूबर्टी एज पे होते हैं तो हमारे हार्मोन चरम पे होते हैं, जो ड्रीम्स भी आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भाई मज़ा ही आ गया। अब मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो ओबीस थे, बट जब वो लीन हुए, जब पतले हुए, उनके स्पर्म काउंट कम हुआ। ऐसा कम हो गया। और अगर आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेस ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप ही नहीं दिलाना चाहिए। अगर मैं आज के डेट में सोशल स्टिग्मा भी देखूँ या सोशली भी देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले फीमेल का ही टेस्ट करवाया जाता है। फीमेल रिपोर्ट सही आएंगी तो फिर मेल पे पहुँचेंगे। मेरे को लगता है कि मेडिटेशन इट्स लाइक कंट्रोल। आपके पास कैसे कैसे कंप्लेंट्स? देखो हमारे पास तो कंप्लेंट्स तो सारी आती हैं। जब कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें सबसे पहले यही बोला जाता है कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, इससे बच्चा नहीं हो पा रहा। अपनी वाइफ के लिए। लिए हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का पॉडकास्ट आप ही के लिए। जी हाँ, जितने भी मेल व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आज का पूरा पॉडकास्ट मेल फर्टिलिटी के ऊपर है, मास्टरबेशन के ऊपर है। क्या मास्टरबेशन के मिथ्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे बेड पे लास्ट लॉन्ग हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर जितनी भी एसटीडीज की दिक्कत आ रही है या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। और जितने मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशली पॉडकास्ट है, क्योंकि आप जान सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में, एक मेल पर्सपेक्टिव आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि जो टीनेजर्स में हैं या जो टीनेज लाइफ जी रहे हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। और साथ ही ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है, एक फैमिली के लिए। आप फैमिली में बैठ के पॉडकास्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और ये पॉडकास्ट करने आ रहे हैं आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु धवन। जी हाँ, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मेल फर्टिलिटी क्लिनिक चलाते हैं। और उनके साथ साथ वो ऐसे कई काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें वो आपको एजुकेट करते हैं। और आज फाइनली वो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है। तो आई होप क्या भाई, अभी देखो अभी शुरू होने वाला है। और मुझे बताओ कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु धवन। थैंक यू सो मच सर आने के लिए हमारे पास। और आज का एपिसोड आप ही के लिए है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहता था कि आपसे मैं बात करूं फर्टिलिटी के बारे में, मेल फर्टिलिटी के बारे में और आपके बारे में। क्योंकि सर क्या ये बोलना सही रहेगा, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली अपीयरेंस इट्स नॉट अ बिग थिंग। जिसे कहते हैं ना सोल सोल से अच्छा हूँ मैं। सोल नहीं सर, वो तो हम जानते ही हैं। मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता हूँ एंड इसलिए मेरा ये सपना कह लीजिए या फिर मेरा मन था कि आपके साथ मैं एक पॉडकास्ट ज़रूर करूँ। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं पहले सवाल से, और वो ये है कि मास्टरबेशन क्या एक हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी है? यस। एक हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी को हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, मेरे पास सेक्स पार्टनर नहीं है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन से हम रिलैक्स हो जाते हैं। मास्टरबेशन से हमारे को थोड़ा उस टाइम पीरियड के लिए हमारे ऑक्सीडेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। अच्छा। जो हमको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमको एक तरीके से प्लेजर और स्ट्रेस फ्री करते हैं। प्लेजर देंगे और स्ट्रेस फ्री करेंगे। अब मास्टरबेशन अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो वो दिक्कत है। और ये एक्सेसिव और नॉर्मल क्या होता है? इसको देखो, समझने का एक ही तरीका है। जैसे कि अगर मैं रोज एक टाइप की सब्जी खाऊंगा, एक टाइप की दाल खाऊंगा तो मैं परेशान होऊंगा। हाँ, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे नॉर्मल रोज दारू पीऊंगा तो मेरा लीवर सड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मास्टरबेशन के साथ भी है। अगर मैं रोज उसको एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, एक बार 2 बार, तो इट मीन्स कि वो मेरे को आगे जाके नुकसान देगा। और अगर मैं वीक में 2 या 3 बार ही कर लेता हूँ, वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारे हर 3 दिन में स्पर्म काउंट नए बनते हैं और मरते भी हैं। मतलब कैटेगरी क्या है, डेड और अलाइव की। ओके। तो हमारे हर 3 दिन में डेड होने हैं, तो डेड की कैटेगरी कहाँ पर आएगी? सबसे पहले टिप के आसपास, जैसे मैं इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास। तो वहाँ से निकलना आसान हो जाता है उनके लिए और वो डेड स्पर्म काउंट बाहर निकल जाते हैं। पर सर ये मास्टरबेशन एक टैबू चीज़ क्यों है इतनी ज़्यादा? टैबू नहीं है, टैबू बना दी गई है। अच्छा। अब सोशली अगर देखा जाए तो किसी को पता तो है नहीं मास्टरबेशन के बारे में। कोई कहता है कि मास्टरबेशन करेगा तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी और तू हाथ दिखा तेरे मास्टरबेशन से तेरे हाथ तो ऐसा कुछ नहीं होता।
मास्टरबेशन एक जनरल सी चीज़ है, मेल फीमेल दोनों ही करते हैं अपने अपने एंड पे, ठीक है। मेल अगर करता है, अगर एक्सेसिव करता है तो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, मगर अगर नॉर्मल है हफ्ते में 2 या 3 बार कर रहा तो पर्टिकुलरली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सर जैसे आपने बात करी मास्टरबेशन के मिथ्स के बारे में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अंधे हो जाओगे या फिर आप पतले हो जाओगे या फिर बाल आने लग जाएंगे। तो मेरी स्माइल क्या कह रही है? नहीं, गलत है। एग्जैक्टली। देखो बेसिकली क्या है कि हम ना दोस्तों यारों की बातों में बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है, और उनके वो ऐसा लगता है कि उनको जो नॉलेज मिली है ना इसके बारे में वो ग्रेट मिली हुई है, पता नहीं कहाँ से मिली हुई है, कौन सा सोर्स है बाबा। वो पता नहीं कौन से बाबा ऐसे बोलते हैं। बट अब एक सिंपल सी चीज़ समझना, मास्टरबेशन एक्सेसिव में क्या होता है, अब रीज़न के साथ बताऊंगा मैं आपको। अगर हमारे जो स्पर्म बनते हैं वो किसके बनते हैं? प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन के बने हुए हैं स्पर्म। अब क्या होता है कि अगर मैं एक्सेसिव उसको इजैकुलेट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में प्रोटीन लॉस होने के चांसेस हैं, मेरा मसल मास कम होने के चांसेस हैं। ट्रू। ठीक है, तो वहाँ पर दुबलापन हो सकता है, आए, ज़रूरी नहीं है सभी के आए, बट किसी किसी के आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारे टेस्टिकल्स हैं उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये बेसिकली साइकिल होती है जो हमें स्पर्म प्रोड्यूस करके देती है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को मेहनत बार बार करनी पड़ रही है, वो बहुत रैपिडली करनी पड़ रही है। तो उसकी साइकिल में भी दिक्कत आती है, तो वहाँ पर भी परेशानी है, ठीक है। अब रही बात कि आपने अगर किसी, मैं यहाँ पर नहीं, अगर आपके किसी व्यूअर ने अगर मास्टरबेशन एक्सेसिव किया होगा तो उसको कभी ना कभी टेस्टिस में पेन जरूर मिला होगा, जब टेस्टिस बोल देते हैं बस कर भाई ज़्यादा कर लिया तुमने, ठीक है। तो टेस्टिस का पेन होने का अर्ज जो होती है या जो टेस्टिस को पेन देना है वो इसलिए दे रहा है भाई रुक जा, क्योंकि अब तो एक्सेसिव कर रहा है, हो गया, ठीक है। तो पेन आने का रीज़न यही होता है कि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, पर्टिकुलरली काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, और जब वो काम करेगा तो वो आपको कुछ ना कुछ देगा, इफेक्ट देगा। अब उसमें वो पेन भी दे सकता है। तो जैसे सर हमने पेन की बात करी, अगर हम एक्सेसिव में मास्टरबेट करते हैं तो क्या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने का भी डर रहता है कहीं ना कहीं? देखो पीएमई होने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बहुत पड़ता है। अब एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है मेरे को प्लेजर कब आना है, समझ गया। एक कि मैं एक पॉइंट पता है मेरे को प्लेजर कब आना है, किस मूवमेंट पे आना है, ठीक है। तो उसमें मेरा हाथ टाइट हो या खुला हुआ हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स के लेवल पे क्या होता है कि हमें यही नहीं पता कि वेजाइना अगर वेट है तो उसमें हमारे कितना वो लगेगा, मेहनत लगेगी, मेहनत ही कह देते हैं उसको। तो जब हम इंटरकोर्स करने जाते हैं तो हमारा उस मोमेंट पे हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड की चीज़ें नहीं मिलती, तो वहाँ पर क्या होता है कि पीएमई मिलेगा या ईडी मिलेगा। यस, हो सकता है, क्योंकि सर हम तो मेंटली प्रिपेयर है ना। हाँ, मेंटली हम प्रिपेयर्ड हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि अब इस मोमेंट पे हमारा इजैकुलेशन पॉइंट आएगा, ठीक है, और इस मोमेंट पे अगर नहीं आता तो हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, और फिर वहाँ पर कभी कभार जल्दी निकल जाता है, ठीक है। और या फिर क्या होता है कि हमें प्लेजर नहीं मिल रहा होता तो हमारा एरेक्टाइल कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या है कि मास्टरबेशन से हम अपने प्लेजर को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको हम बना सकते हैं, अपना हाथ टाइट करोगे या हाथ खोलोगे तो वो अपने ऊपर है ना कि हमें किस फील्ड में जाना है। और बट जब हमें वेजाइना मिलती है या जब हमें पार्टनर मिलता है तो उसके साथ हमारा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि वो, और सर ये भी कहते हैं ना कि जब तक आप मास्टरबेट नहीं करोगे तो आप अपने बारे में एक्सप्लोर नहीं कर सकते ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मास्टरबेट नहीं करोगे तो वैसे भी इजैकुलेट हो जाएगा, नाइटफॉल की तरह निकल जाएगा वो। हर 15 दिन में या 28 दिन में उसने निकलना तो है ही बार, तो हर 15 दिन में या 28 दिन में उसने निकलना तो ही बार, तो वो डेड जब हो जाएंगे वो अपना भी इजैकुलेट कर देता है। तो सर आपने जैसे बात करी नाइटफॉल के बारे में, मैं ये जानता हूँ कि नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, नाइटफॉल होना कोई गलत बात नहीं है, बट क्या ज़्यादा नाइटफॉल होना गलत बात है? ज़्यादा नाइटफॉल होना एक्चुअली में गलत बात है, क्योंकि नाइटफॉल जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन के स्पर्म बने हैं, प्रोटीन अगर बाहर निकलेगा तो आपका मसल मास डाउन होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ेगा, और आपको अलग तरीके से साइकोलॉजिकल इश्यूज थोड़े बहुत हो जाते हैं। उसको वरी हो जाता है एक तो सबसे पहले कि इतना नाइटफॉल हो रहा है, परेशान हो रहा हूँ या आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मिथ्स भी है नाइटफॉल के साथ कि अगर नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है भाई आगे तू बच्चे नहीं कर पाएगा, आगे तू ये नहीं कर पाएगा, आगे तू फ्यूचर तेरा ख़राब है, तेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी जिसको भी नाइटफॉल हो रहा है वो अपने माइंड में घुमाता रहता है।
अब जितना वो घुमाएगा उतना वो परेशान होगा, और जितना वो परेशान होगा उतना वो नाइटफॉल को बढ़ाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? और क्या, क्यों? देखो एक सिंपल सी बात समझो। मेरी एक एज है, प्यूबर्टी एज पे मैं नॉर्मल हूँ, मज़े में हूँ, सारी चीज़ें सही हैं। अब प्यूबर्टी एज में मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरे हार्मोन्स एक चरम पे, जब हार्मोन्स चरम पे हैं तो मेरे को सबसे पहली इशू जो आएगा वो नाइटफॉल का ही आएगा। अब मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना बूस्टअप है कि अब उसने कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना रिवर्ट बैक में, तो वो क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और जैसे स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ी वैसे ही हमको पता नहीं कुछ अलग से नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। आजकल तो हम फिर भी लेटर ऑन देखते हैं, आज की डेट में तो 6-7 के बच्चे नाइटफॉल के शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर। उनको एक्चुअली में, अब पहले क्या होता था, एजिंग एक टाइम पे पर्टिकुलर पे आती थी। अब एजिंग मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इधर उधर की बात करके, जिससे उनको अपनी एजिंग जो है वो जल्दी मिलने लग गई है। क्या स्ट्रेस भी उसमें से एक है फैक्टर? स्ट्रेस फैक्टर बच्चों के साथ तो अब कम है, हमारे ज़माने में ज़्यादा होता था। सर बताइए कुछ। देखो स्ट्रेस लेवल आज की डेट में क्या है, आज की डेट में स्कूल में बट टीचर मान नहीं सकता। हमारे टाइम में होता था कि भैया बच्चे टीचर से भी पिटते थे, पेरेंट्स से भी पिटते थे। दोनों तरफ से ठुकाई हो रही है। कि कुछ कर ले, कुछ आगे बढ़ ले, बनेगा नहीं बनेगा कुछ, तो ये तो होता ही था। अब आज के टाइम में तो बच्चे, पेरेंट्स भी थोड़े ज़्यादा लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू, मेरे को लगता है। क्योंकि हमारे टाइम में हमने तो पिटाइयाँ खाई हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद खाई है सर। तो बस। बट सर, हम जब पेरेंट्स की बात पर आए हैं तो क्या ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन? जैसे मैं तो मानता हूँ सेक्स एजुकेशन पेरेंट्स को बच्चों को देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट पेरेंट्स और बच्चों को साथ बैठ के देखना चाहिए। फॉर श्योर। क्योंकि उसके पीछे रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को ज्ञान देने वाले पेरेंट्स भी नहीं होते, उनको ज्ञान देने वाले ज़्यादातर दोस्त होते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स के पास है ज्ञान तो वो बच्चों को ट्रांसफ़र करे। क्योंकि देखो आज की डेट में हम चीज़ों को बचा सकते हैं, STD होने से बचा सकते हैं, सारी प्रोटेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में खुल के बात कर सकते हैं। आज की डेट में पहले क्या होता था कि अगर हमारे टीवी कमर्शियल्स में अगर कोई कॉन्डम की भी ऐड आ जाती थी तो उसको भी बंद कर दिया जाता था। ये बोलते हैं आंखें बंद कर लो, पानी ले आओ। तो आज की डेट में थोड़ा एक्सपोजर दो बच्चों को, उनको समझाओ कि भैया अगर आपकी कोई सर्टेन एज पे आ गए हो या आपको पता चल गया एज अ पेरेंट कि नाइटफॉल हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़, तो उसके बारे में डिस्कस जरूर करो। क्या स्कूल्स भी आपको लग रहा है कि वो हेल्प कर रहे हैं अब आज के टाइम पे? स्कूल में मेरे हिसाब से आज की डेट में देखो, आप और मैंने दोनों ने 10th पढ़ी है जी, उसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता था। एग्जैक्टली। तो टीचर कितना देता था उस पे? वो प्लांट रिप्रोडक्शन ज़्यादा पढ़ते थे हम। सो ट्रू। तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पूरा ढंग से समझाया ही नहीं जाता था, और एक्चुअली में उसमें यही बोल दिया जाता था इससे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके बोर्ड्स में। हाँ, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा तो। हाँ। और बच्चे ध्यान भी नहीं देते थे कि चलो ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, बट वो 10th स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से टू लेट है। ओके। क्योंकि मेरे ख्याल से वो नॉलेज उनको मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में मिल जानी चाहिए। राइट। क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में जहाँ तक है बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ी इन सारी चीज़ों में वो घुसने लगता है। 8th स्टैंडर्ड में जाता है जब बच्चा, तो उसको लगता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसके लिए तो सब जगत ऐसा हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई हो। तो जब वहाँ पर उनको नॉलेज देने की ज़रूरत है कि हाँ, उनको ये भी समझाने की ज़रूरत है अगर आप टू अर्ली करते हो तो इट्स नॉट गुड। अगर आप नहीं है, हाँ, तो ये चीज़ें उनको बताओ। अब जब वो आप बोलोगे नहीं, उनको पूछोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक उनके लिए तो वो वैसे ही है ना, जैसे हम कह देते हैं कि अपने क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में, वो कहते हैं जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो वो अपने उसी जगह पे घूमते रहते हैं जहाँ पर दिक्कतें हमको बाद में लेटर ऑन पता चलती। तो सर जैसे आपने बात करी कि लेटर ऑन पता चलती हैं, तो जैसे एक कोई बंदा है XYZ, और आजकल की देखा गया है कि 13-14 साल के बच्चे से मतलब मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं इस एज के अंदर। जब वो 25-26 साल का होता है और उसको ED की दिक्कत आती है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें आपका पीनस इरेक्ट नहीं होता है, और या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी दिक्कत आती है, तो क्या वो यही सोचता होगा यार मैंने ना पहले बचपन में बहुत मास्टरबेट कर लिया है, ये वो रीज़न है? मेरे मोस्टली पेशेंट जो ED के होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आते हैं कि मैंने बचपन में एक्सेसिव मास्टरबेट किया। ठीक है, बट मैं यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि एक्सेसिव मास्टरबेशन से आपका मेंटल हेल्थ थोड़ी टूवर्ड्स अलग हो जाती है। अब मान के चलो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी, ठीक है, और फैंटेसी वर्ल्ड मेरे को रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा। समझ सर। जैसे मान के चलो हम कोई भी पोर्न देखकर हम जी
मास्टरबेट कर रहे हैं, तो पोर्न की हमारी कैटेगरी होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई भी चॉइस का कोई एक पर्सनल एक पोर्न देख रहा है तो वो एक चॉइस पे देख रहा है, एक पर्टिकुलरली उसी पे ही सबका अपना टाइप है, टेस्ट है। हाँ, टेस्ट है। अब वो वैसी फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरा सेक्स या मेरा जो इंटरकोर्स होगा वो इसी लेवल पे होगा। अब वहाँ पर वो मार खा जाता है, वो मैच नहीं होती, वो मैच नहीं होता, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती, वहाँ पर वो फेल हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन अगर मेरी है बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स को लेकर, और वहाँ पर जाकर मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं वहाँ पर मेरी बॉडी, मेरा माइंड मेरे को से ये कहता है कि भैया ये काम की जगह नहीं है। तो वहाँ पर मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेरे को दिखना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, बट हाँ मेजरली ये दिक्कत देखने को मिल जाती है कि लॉन्ग रन में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मास्टरबेशन अगर लॉन्ग रन में कर रहे हो, बहुत एक्सेसिव कर रहे हो, तो वहाँ पर ये इम्पैक्ट डाल देता है कहीं ना कहीं कि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में, और फैंटेसी वर्ल्ड से जैसे रियल वर्ल्ड में गए तो हमें वो चीज़ नहीं अचीव मिल रही और वहाँ पर हमें दिक्कत मिलती है। क्या पॉर्न एक कारण है कि इंसान का मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है? पॉर्न कारण नहीं है। देखो पॉर्न मैं नहीं कहता कि कोई कारण है, क्योंकि पॉर्न एक मेरे ख्याल से सोर्स है प्लेजर का, ठीक है। और देखो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए गलत है, चाहे आपका आलू खाना, चाहे आपकी दालें खानी, या आपका मटन खाना भी। आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव डेली बेसिस पे खाओगे या डेली बेसिस पे करोगे वो चीज़ गलत है। इवन ज़्यादा पानी पीना भी आपके शरीर के लिए ख़राब है। ओके। तो मेरे हिसाब से एक्सेसिव आप अपने, और यहाँ पर तो आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे, यहाँ पर तो आप आउटकम दे रहे हो। एग्जैक्टली। और आउटकम अगर एक बॉडी से ज़्यादा निकालोगे तो आपको परेशानी तो होगी। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको हार्म करेगा ही करेगा। बट सर हम आजकल देखते हैं कि लाइक यही मतलब जब जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, और जब वही जैसे आपने बताया पीएमई के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टनर है ना, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप इमोशनली भी डिपेंड होता है, बट सेक्स भी एक मेजर फैक्टर होता है उसके अंदर। देखो अगर मैं साफ बोलूँ तो रिलेशनशिप की डिपेंडेंसी होती है सेक्स में, क्योंकि बहुत सारे हमने डाइवोर्स केसेस होते हुए देखे भी हैं, ठीक है, कि बच्चा नहीं हो पा रहा तो डाइवोर्स केस। क्योंकि देखो पेशेंट जब भी आता है अपने उन हालातों में आता है जहाँ पर उसका बस नहीं चल रहा होता, ठीक है, और जहाँ पर उसका बस नहीं चल रहा होता तो वो ना अपने फैमिली से शेयर करेगा, ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, पर वो मेरे साथ आकर कभी ना कभी शेयर कर देता है। तो वो बेबस होता है उस मोमेंट पे, और उस बेबसी का एक जो उसको लगता है कि कहीं से मेरे को एक चिंगारी मिल जाए, या एक मेरे को कुछ मिल जाए, हाथ मिल जाए जरा सा, क्या एक उसको कैसे एक तिनका भी मिल जाए तो वो खड़ा हो जाएगा। बट जब वो तिनका जा रहा होता है ना, या जैसे मैं बोलूँ कि एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहा है, तो वो उसके लिए वो भी भारी पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर रिलेशनशिप में कोई ऐसा मिल जाता है, चाहे वो फीमेल साइड से हो चाहे वो मेल साइड से हो, हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो बंदा पूरी ज़िंदगी में टूटता ही रहता है, फिर वो जुड़ता ही नहीं है। तो ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन है, बट ये ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन वही है सर। बट ये चीज़ आपने बहुत सही की, ठीक है, कि आप साथ रहो उसके इंसान के, क्योंकि वो क्या सफ़र कर रहा है। पर सर हम ये भी देखते हैं ना कि आजकल सर वो नहीं होती, जो सासें होती हैं वो बहू को बोलती हैं कि क्या हुआ तुम्हारा बेबी नहीं हो रहा है, फिर वो बहुएं जाके अपने पति के पास जाती है कि हम ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर वो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन है जी। देखो एक्चुअली अगर कभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है या आपके फैमिली में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पे चले जाओ और हर महीने में एक बार हनीमून बनाओ। अरे अब उसमें क्या होगा, चाहे आप हनीमून के टाइम पीरियड में हो या ना हो, बट आप घूमने निकल जाओ, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट ऐसा होता है कि आपने 30 दिन में से 4 दिन अपने निकाले, और उन 4 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ घूमे, और आपने एक दूसरे से नॉर्मल टॉक किया, आपके इंडिविजुअल दोस्तों वाली यारों वाली बातें हुई, जिसमें ना सेक्स इन्वॉल्व करो ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व करो, बट आप हैप्पी रिलेशनशिप में जाओ। ठीक है, अगर आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला दोस्त कौन, माई वाइफ। अब सबसे पहली अगर चीज़ें पता चलेंगी तो किसको पता चलेंगी, माई वाइफ को। तो बेसिकली क्या है कि आपने उसको दोस्त नहीं माना, उसको बीवी माना, और आप उसको क्या कर रहे हो कि आप वो प्रेशर ले रही है किसी से, वो प्रेशर दे रही है आप पे। ठीक है, अब क्या है कि प्रेशर को अगर आपने इधर उधर करना है तो सबसे बढ़िया फैक्टर एक ही है कि बीवी को बोलो कि सास की बातें ना सुने, और अगर कभी वो सुना रही हो तो उसके अगले पल ही आप ये सोच लो कि कल घूमने चलना है।
सर आप डॉक्टर्स फिलॉसफी भी देते हैं नहीं, अपने नहीं, पेशेंट्स को? फिलॉसफी नहीं, देखो पेशेंट के साथ बात करते करते कुछ तो समझ में आ ही जाता है। पर सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ इसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेल ईगो होती है वो सबसे बड़ी कारण होती है इस जड़ का, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ मेल कि हम में कुछ दिक्कत है। देखो ये एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं आज के डेट में सोशल स्टिग्मा भी देखूं या सोशली भी देखूं, तो यहाँ पर सबसे पहले फीमेल का ही टेस्ट करवाया जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके बाद मेल की बारी आती है। फीमेल रिपोर्ट सही आएंगी तो फिर मेल पे पहुंचेंगे, बल्कि मेरे को लगता है कि जब टेस्ट करवा रहे हो ना तो दोनों के साथ करवाओ। होना चाहिए सर ये। ठीक है, इक्वालिटी अगर आप दे रहे हो, समाज में इक्वालिटी दे रहे हो, बट आप इक्वालिटी को समझो भी। बट हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, वो पहले रिकमेंड कर देते हैं फीमेल की रिपोर्ट्स को, और एक्चुअली कंप्लेंट भी ऐसे ही लेके जाई जाती है। अच्छा, जैसे आपके पास कैसी कैसी कंप्लेंट्स? देखो हमारे पास तो कंप्लेंट्स तो सारी आती हैं। जब कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें सबसे पहले यही बोला जाता है कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, इससे बच्चा नहीं हो पा रहा अपनी वाइफ के लिए। वाइफ के लिए। अगर ऐसी कंप्लेंट लेकर आएगा तो डॉक्टर सिंपल एक ही उसी को ही देखेगा ना, कैटर करेगा, वहाँ पर वो मेल के लिए लिखेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डॉक्टर की भी गलती नहीं है, यहाँ पर हमारा सोशली एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका है कि जहाँ पर मेल को डोमिनेट किया गया है। और मेरे हिसाब से मेल फीमेल अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी को समझो भी। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे लिए सीट छोड़ो, हम ये भी नहीं कहते कि हमारी सीट लो। पर जो रखना इक्वल रखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सर आप भी, जैसे कोई कहता है आपके पास आता है कि ये मेरी फीमेल की मतलब जो उनकी बहू की रिपोर्ट है, पार्टनर की रिपोर्ट है, तब उनको कहते हैं कि आप भी अपना टेस्ट करवाइए स्पेशली। देखो एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास ज़्यादातर मेल के पेशेंट्स आते हैं क्योंकि, और वो इधर उधर से धक्के खा कर आए होते हैं। लास्ट में आगे आपके पास आएंगे। हाँ, मेरे पास आएंगे, फिर कहेंगे डॉक्टर साहब कर दो। अब जैसे हो गया हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले हो गया कि पेशेंट को 8 साल से कंसीव नहीं हो रहा था। ओके। अब कंसीव नहीं हो रहा है, वो बहुत प्रैक्टिसेस पहले परफॉर्म कर चुका है, उसने जगह जगह का ट्रीटमेंट लिया, देन उसके बाद वो मेरे पास पहुंचा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि लास्ट होप वो लेकर आता है। अब यहाँ पर उस पेशेंट के एजोस्पर्मिया का पेशेंट था और उसको कंसीव हो गया, नील स्पर्म काउंट से उसके स्पर्म काउंट भी आए और कंसीव भी हो गया, और आज की डेट में बेबी भी है। वो बेबी की फ़ोटो भेजी उसने मेरे तो आपका ही नाम रखा होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरा नाम कोई ना रखे भाई। मैं सीरियस नोट पे बोलूँ तो परेशान रहते हैं। आप एक चीज़ समझो कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, समझ गया, जहाँ पर मेरे को ये भी देखना है कि उसकी फैमिली कैसे बचाऊँ, और ये भी देखना है कि मैं किस लेवल पे उसको ठीक कर सकूँ। तो यहाँ पर तो मैं जल्दी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ। कभी कभार शाम को यही सोचता हूँ कि यार कि उसकी प्रॉब्लम हल हो जाए, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो दवाइयाँ मैं जितनी मर्जी चला लूँ, अब देखो हाथ चाहे जिस मर्जी का हो, जिस भी डॉक्टर का हाथ हो, बट अगर संतान मिलनी है ना वो ऊपर वाले की देनी है। IVF फेल हो जाते हैं, लोगों की दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, बट मैं यहीं पे ये भी कहता हूँ कि अगर कोई ऊपर से देने वाला है ना तो ऊपर वाला ही है देने वाला। हम सिर्फ और सिर्फ इलाज कर सकते हैं, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बट हम बच्चा नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो सर मैं वो जानना चाहता हूँ वो ठीक करने का क्या प्रोसेस होता है? क्या मेडिसिन देते हैं श्रेयास के अंदर, या फिर आप क्या प्रोसेस अपना? देखो बेसिकली मेडिसिन ही है, हमारे पास धरोहर है आयुर्वेद की। अच्छा। ठीक है, तो हम उसी को यूज़ करते हुए हम आयुर्वेद और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जैसे होम्योपैथ है, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलते हैं कि होम्योपैथ और आयुर्वेद को मिलाकर। देखो कभी कभार हमें ये भी लगता है कि पेशेंट बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेद खाकर आ रहा है, ठीक है, अब आयुर्वेद में मैं उसको ऐसा क्या जादू दूं जिससे वो ठीक हो जाए। और जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत अपनी स्विच करी, अप्रोच स्विच करी, वहाँ पर उसको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं तो सिंपल एक क्लियर प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ कि जो पेशेंट आ रहा है उसको सिर्फ रिजल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, चाहे वो होम्योपैथ से मिले चाहे वो आयुर्वेद से मिले। रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए मेरे को प्रैक्टिस जो है होम्योपैथ आयुर्वेद मिक्स करनी पड़ती है, तो जिसके लिए मेरे पास जो मेरी टीम है वो गाइड कर देती है, जैसे BHMS की डॉक्टर की टीम है वो गाइड कर देती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है कि हम इस प्रैक्टिस को भी ले रहे हैं, इस प्रैक्टिस को भी ले रहे हैं, तो हमारे लिए समझो कि हम कितने वाइड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के हित के बारे में सोच रहे हैं। एग्जैक्टली सर। तो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वाला ख़राब है, या मैं ये बोलूँ एलोपैथी वाला ख़राब है, या मैं ये बोलूँ कि IVF नहीं होना चाहिए इसमें। मैं तो कहता हूँ IVF भी करवाऊँ, अगर बच्चा अगर IVF से मिल रहा है तो वो भी ग्रेट है।
अच्छा, तो तो मैंने सुना था कि आयुर्वेदा वाले बोलते हैं कि आप एलोपैथी में ज़्यादा मत जाइए, ये मत करिए। देखो सिंपल सी बात है, कंसर्न समझो आप, पेशेंट कहाँ कहाँ से धक्के खा कर आ रहा है। पेशेंट की सुनो तो भाई उस जगह पे बैठ के कभी कभार खुद ही परेशान हो जाते हैं, हम खुद बैठ के परेशान हो जाते हैं, तो उनकी सुनो सुनो। और अगर वो आईवीएफ से भी हल हो रही है प्रॉब्लम तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अगर मान के चलो पेशेंट को अपने कंसर्न है कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा अगर उसके स्पर्म से हो रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अगर हम इतनी कैटेगरी पे ले आए, हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे ले आए कि उसके स्पर्म डोमिनेट कर जाए प्रेगनेंसी पे, मतलब कि उसके स्पर्म से ही स्पर्म हो जाए, उसी की स्पर्म से ही बच्चा पैदा हो, बेबी हो जाए या एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो वो भी सही है। अब मैं तो इवन ऐसे भी पेशेंट्स को कह देता हूँ, जब उनके 0 to 10 मिलियन हो गए या 20 मिलियन हो गए, मैं उनको ये बोलता हूँ फ्रीज करवा लो। फ्रीज में समझा नहीं, मुझे समझाओ। बेसिकली स्पर्म को फ्रीज किया जाता है, ओके, ठीक है, कि फ्यूचर में अगर बाई चांस कभी इम्पैक्ट होगा या कभी ऐसा इम्पैक्ट आए कि वो नेगेटिव में जा रहे हो, तो वहाँ पर हमारे पास ऐसी चीज़ तो हो जिससे हम डोनर की रिक्वायरमेंट ना लेते हुए अपने स्पर्म से आईवीएफ प्लान कर लें। अच्छा, ये भी होता है, ये नहीं पता था। ये भी एक्चुअली में होता है, तो हम वहाँ पर ये टेक्निक को भी यूज़ करते हैं। क्या फ्रीज कर लो, फ्रीज करवा लो। अब बाद में इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बढ़ेंगे देखेंगे, बट जितना अभी आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पास मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो वहाँ पर हम उसको फ्रीज करवा लें। सर हमने मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी की बात करी, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस और मुझे बताएं कि ये होता क्या है मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। देखो मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। अच्छा ठीक है, जैसे हमारा शरीर वैसे एक स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, उसका भी एक सिर है, उसका भी धड़ है, उसकी भी एक पूंछ है। अब ये तीनों चीज़ें मिलके वो एक स्पर्म बनता है। अब ये स्पर्म जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, स्ट्रक्चर को कहते हैं, स्ट्रक्चर को बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। अब जब ये दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा उसको बोल देते हैं मोटिलिटी। जिसको मूविंग होता है। मूविंग, हाँ। एक्चुअली अगर वो स्पर्म अगर देखा जाए तो वो अपने टेल को घुमा घुमा कर भागता है, ठीक है। अगर वो घुमा पा रहा है, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन है और वो घुमा पा कर आगे पहुंच पा रहा है, तो इट मीन्स उसकी मोटिलिटी अच्छी है। अगर वो नहीं कर रहा, या जैसे मैं बोलूँ कि वो उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, या वो स्ट्रक्चर भी सही है बट फिर भी वो चल नहीं पा रहा, तो उसकी मोटिलिटी इफेक्टेड होती है। ओके, तो मोटिलिटी अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी है तो वहाँ पर हम एक्शन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये कैसे अच्छी होगी सर? इसके लिए मैं हमेशा अपनी व्यूअर्स को भी वीडियोस वगैरह देता रहता हूँ। अच्छा हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना उसकी वीडियोस। जरूर सर, जरूर। तो फिर भी मैं छोटे में बता देता हूँ बड़ा, मैं चाहता हूँ। हाँ, तो उसमें आपने करना कुछ नहीं है, अपने न्यूट्रिशंस वैल्यू को आप समझना चालू कर दो कि आपको किससे क्या मिलता है, हमारे स्पर्म को क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सेलेनियम, प्रोटीन, ठीक है, ये 2 चीज़ें, और साथ में जिंक, ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में होती है। साथ में विटामिन डी और B12 हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 5 चीज़ों को आप पूरा कर लो, वहीं पे सॉर्टेड हो जाएगी ये चीज़ें। समझ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और सर मैं चाहता हूँ जब हम अगला पॉडकास्ट करें तो प्रॉपर डाइट पर भी हो एक, ठीक है, कि आप एटलीस्ट डाइट बता पाएँ। आपने मोटिलिटी के बारे में बताया, मॉर्फोलॉजी के बारे में बता दिया, बट मुझे आप ऐसे कोई खाने के प्रोडक्ट्स बताइए, फूड आइटम बताइए कोई 3 जिससे हमारी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी बढ़िया हो जाए। देखो खाने के ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, फूड आइटम में मैं ये कहता हूँ कि देखो ये जो सप्लीमेंटेशन जो मैंने आपको बताई, जिंक विंक, इसको पहले ढूंढना स्टार्ट कर दो। वैसे अगर मेरे आइडिया में देखोगे तो ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आलमंड्स पे मिल जाती है, ठीक है, या वॉलनट्स में मिल जाती है ओमेगा 3, और ये जिंक वगैरह मिल जाता है। अगर आप एगिटेरियन भी हो या नॉन वेज खा लेते हो कभी कभी, तो एग बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें जिंक भी मिल जाता है, सेलेनियम भी मिल जाता है, इवन प्रोटीन भी मिल जाता है। तो वहाँ पर एग की एक खूबी है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर पेशेंट इन सारी चीज़ों को भी एक्सेसिव खाने लग जाता है, तो वो भी दिक्कत आ जाती है कि अगर वो रोज़ ही अंडा खाएगा तो दिक्कत आएगी। तो कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं खानी होती है। तो हमेशा अगर आप डाइट की बात करोगे तो दैट शुड बी प्रॉपर न्यूट्रिशन फुल। जैसे मैं बोलूँ कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं लैक हो रहा है, कहीं परेशानी आ रही है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज़ होनी चाहिए, एक अपने शरीर की कदर होनी चाहिए, जो मुझे नहीं है सर। देखो कदर इसलिए कहता हूँ कि कदर इसलिए होनी चाहिए कि आपका शरीर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देता है।
आपका शरीर आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। अब बहुत कुछ में समझ लो कि एक सबसे बड़ी चीज़ कि एम्ब्रियो, स्पर्म, ये सारी चीज़ें वो अलग चीज़, बट आपका शरीर आपको बहुत रिटर्न में गिफ्ट भी बहुत देता है, एज इन बीमारियाँ। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि अगर हमने अपने शरीर का ध्यान रखना चालू कर दिया ना, तो बीमारियां तो छू नहीं पाएंगी, ठीक है। और अगर बीमारियां लगने लग जाती हैं, गट हेल्थ ख़राब हो रही है, लीवर ख़राब हो रहा है, तो समझ लेना शरीर की बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप स्लिम ट्रिम, ज़रूरी नहीं है कि स्लिम ट्रिम होने से ही फिट होता है। अगर आप हेल्दी भी हो तो वो मैटर नहीं करता कि आपकी फिटनेस को कितना दर्शा रहा है या दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से फिटनेस के लिए आपका बॉडी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। अगर आपके जीन्स ऐसे हैं, थोड़े हेल्दी हैं, तो आप हेल्दी हो गए। अगर आपके बॉडी की जीन्स या आपके पेरेंटल जीन्स ऐसे हैं जहाँ पर आप लीन हो, पतले हो, तो आपको वैसी बॉडी टाइप मिलेगी। अब मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो ओबीस थे, बट जब वो लीन हुए, जब पतले हुए, तो उनके स्पर्म काउंट कम हुए। तो ऐसा कम हुए। वो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम डाइट करना चालू करेंगे या डाइटिंग पे जाएंगे, तो हमारे न्यूट्रिशंस कम मिलेंगे, हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है, यूज्ड टू हो जाती है किसी भी चीज़ को गैदर करने की। अगर वो गैदर नहीं कर पा रहा तो वो आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक में प्रोटीन कम होने की वजह से या किसी भी एक रीज़न की वजह से आपको स्पर्म काउंट कम देगा। तो सर जो जिनके से जो 6 पैक एब्स होते हैं, एकदम बढ़िया पर्सनालिटी होती है, तो क्या उनके भी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं? एक्चुअली में देखा जाए क्यों नहीं हो सकते, रीज़न तो बहुत सारे हैं। उनको वेरिकोसील भी तो हो सकता है, जिनके 6 पैक एब्स होते हैं, तो वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। तो बेसिकली वो बहुत वास्ट चीज़ हो जाती है। 6 पैक एब्स के साथ ज़रूरी नहीं कि आपके स्पर्म काउंट सही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फिट है, फ्लेक्सिबल है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो, ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज भी तो हमारे लिए ख़राब है। एग्जैक्टली। अब मैं वही बोलता हूँ ना, सारी चीज़ ज़्यादा करोगे तो बीमार हो। सारी चीज़ों को मॉडरेट रखो, पूरे बैलेंस करके रखो, तो मेरे हिसाब से आपको कोई टच नहीं कर सकता। सर मेरे पास एक मैसेज आया था, ठीक है, तो उन्होंने आपसे एक सवाल पूछने के लिए पूछा था मुझसे कि एक मिथ है, क्या वो सही है गलत है, आप मुझे बताना। क्या मैं जब जिम कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा प्रोटीन अगर लेता हूँ बाहर से, जैसे हम XYZ कोई भी प्रोडक्ट का प्रोटीन ले रहे हैं जिम के टाइम में, तो क्या वो सही है? और अगर सही नहीं है तो क्या वो मेरे स्पर्म काउंट कम कर सकता है क्या? देखो, स्पर्म काउंट प्रोटीन कभी कम नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद गट हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाए तो, और लीवर पे जोर ज़्यादा पड़ जाए, तो ये सारे फैक्टर्स तो देखें कि हमने नॉर्मल उसमें आते हैं। और जितना आप प्रोटीन लोगे उतना आपकी बॉडी क्रिएटिनिन भी बनाएगी, तो उससे दिक्कतें फिर किडनी पे भी पड़ता है लोड, किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो समझो कि आप अगर प्रोटीन एक्सेसिव अमाउंट पे भी ले रहे हो तो वो भी ख़राब है। ओके। अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हूँ, मान के चलो मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी की सारी कटिंग वटिंग निकाल रहा हूँ मैं, अगर मैं उस मोमेंट पे मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो मेरी बॉडी खुद से ही बता देती है मेरी क्रेविंग से। ओके, कैसे? मेरी क्रेविंग, अगर मेरे को आज, जैसे कभी कभार आपको खुद ध्यान आता होगा कि आज मेरा अंडा खाने का मन है, अभी तक नहीं खा रहे थे, उस दिन अंडा खाने का क्यों मन कर रहा? वो आपकी बॉडी कह रही है कि भैया प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन खा ले। अच्छा, मुझे लगा कि हमारा ही मन करता है कि चलो कुछ अच्छा खाते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं एक जनरल आपको बात देता हूँ, हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं कहने के लिए। एक होता है हमारा पेट गट, और एक होता है हमारे जो ऊपर लगा हुआ है। तो अगर हमारा गट जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उस हिसाब से हमारे को ब्रेन मैनिपुलेट कर देता है कि ये चीज़ कर ले। ओके। तो मेरे हिसाब से जब आपकी क्रेविंग बनती है तो वो हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो क्रेविंग पे ध्यान दो। कभी कभार ऐसे मन करता है कि आज मेरा कुछ भी ABC चिकन खाने का मन है, रैंडमली मन करता है। आपने पहले चिकन खा रखा है, टेस्ट कर रखा है, आपकी प्रोटीन की फुलफिलमेंट हुई है उससे, तो खुद से कहेगा कि आज चिकन खाने का मन है, तो फिर आप चिकन खाओगे। तो मैं नहीं कह रहा, मेरी बॉडी कह रही है। ये सर नहीं, ये नई चीज़ मुझे आज पता चली, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी ये बात पता लगी। देखो, क्रेविंग जो होती है वो बेसिकली बनती तभी है जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। अब मैं रोज अपनी डाइट में मटन ले रहा हूँ तो उसको क्रेविंग नहीं कहेंगे। मैं रोज अपनी डाइट में चिकन ले रहा हूँ, उसको क्रेविंग नहीं कहेंगे, उसको मजे कहेंगे, उसको आदत कहेंगे कि उसको, उनको ये लगता है कि उसके बिना मेरा पेट भरेगा नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है। और रही बात, कुछ ऐसे भी हैं जिनको वंस इन अ वाइल कभी ध्यान आ जाता है कि चलो आज मैं
छोले खाता हूँ, ठीक है, आज मेरे को ये खाना है, ठीक है, तो तभी क्रेविंग का एक वर्ड बैक आता है कि वो छोले इसलिए मांग रहा है क्योंकि उससे कुछ लेना है उसको। समझ गया। तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट ज़रूर करेगा। इफेक्ट करता है। अब रैंडमली चलते हुए कभी ऐसे तो मन नहीं करता नहीं है ना कि साथ में 4 रेड़े खड़े हैं तो डोसा खाने का मन नहीं है तो डोसा खाना है, हाँ। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं ऐसा खुशबू आएगी, कुछ आएगी तब क्रेविंग बनती है, या फिर कभी बैठे बैठे ध्यान आ जाए कि चलो भैया ये चलो खाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि चाय की भी तो क्रेविंग लगती है भैया, तो उससे क्या होता है? चाय निकोटिन है यार, वो बेसिकली आपको दे तो निकोटिन ही रहा है, आपकी बॉडी में निकोटिन जैसे ही कम हुआ चलो भाई चाय पी लो। पर सर चाय पीने का सर कोई टाइम नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मन करे जब चाय पी लेनी। मेरे हिसाब से टाइमिंग क्या, चाय वैसे मेरे हिसाब से नहीं पीनी चाहिए। क्यों? देखो बेसिकली चाय देखो 2 तरीके की चाय होती है मार्केट में। एक तो होती है वो काली पत्ती वाली, हाँ। और एक होती है हरी पत्ती वाली। हरी पत्ती का तो एक तरीके से आप काढ़ा पीते हो, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कहता कि गलत बात है, और आप जब वो प्रोसेस्ड चाय पीते हो ना तो वो एक तरीके का हमारा, जैसे मैं बोलूँ कि वो प्रोसेस्ड टी जो है वो हमारे लिए ख़राब करती है। ओके। अब जैसे ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स को आप पानी में डालोगे तो कितना कलर छोड़ेगी, खुद ही बताओ। छोड़ेगी थोड़ा सा हल्का सा रंग का टेक्सचर, टस से मस इतना नहीं होगा जितना आपके वो काली पत्ती दे देती है। हाँ वो तो खैर सर ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो नेचुरली डिराइव्ड चीज़ें लो, प्रोसेस डिराइव्ड प्रोसेस ना लो। ठीक है सर, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल इतने सारे डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, राया है, और भी बहुत सारे हैं, तो क्या आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है हुकअप ढूंढना और करना यानी कि सेक्स करना बहुत हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो गया है, ठीक है, जितना पहले नहीं हुआ करता था। तो क्या ये एक रीज़न है क्योंकि शादी से पहले अगर मेरे मल्टीपल पार्टनर्स हैं और शादी के बाद मैं एक ही पार्टनर चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ सकती है? देखो पार्टनर चॉइसेस की मैं यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट वैसे ये सारी वेबसाइट मतलब क्या, मतलब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चलो वेबसाइट के बारे में पूछा ही है तो हुकअप्स करना ये सारा आज के जनरेशन का ट्रेंड है, जेन ज़ी। या हमारा ट्रेंड ऐसा नहीं होता, मल्टीपल पार्टनर पहले भी थे आज भी हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज भी हैं कल भी थे, तो ये सारी चीज़ें एक चॉइस की है मेरे हिसाब से। अगर मैं जैसे हूँ वन वुमन गाय, तो अगर मेरी थ्योरी ऐसी है तो मेरी थ्योरी मेरे साथ है। अगर आपकी थ्योरी है कि भैया नहीं आज ये अच्छी कल वो अच्छी, तो आपकी जो प्लानिंग है थ्योरी वो ऐसी है, बट उसमें हमें कुछ तो लिमिट लगानी पड़ेगी नहीं। तो क्या वो आपके स्पर्म काउंट या आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है ये चीज़? देखो मेरे हिसाब से फर्टिलिटी पे इफेक्ट ऐसा तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रोज हुकअप्स तो होते नहीं। हाँ। ठीक है, कभी महीने में एक बार ही होगा किसी के साथ, तो मेरे हिसाब से स्पर्म पे ऐसा लोड कुछ नहीं डालता, बट आपको उससे अलग तरीके के इन्फेक्शन जरूर मिल सकते हैं। आज की डेट में STDs कॉमन है जी, ठीक है, इन्फेक्शन सामने वाला हो या हमारे अंदर हो, एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसमें STDs इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो STDs के लिए बचने के लिए वही कि आपकी एक्नॉलेजमेंट या आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तभी मैं कह रहा था पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कॉन्डम से क्या हो सकता है, क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और सर एक सबसे बड़ी बात ये भी तो आती है कि हर जैसे एज अ मेल मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मेरा ही मन करता है, और ये हमारा है भी कि जब भी हमारी शादी हो या हम एक इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे हों तो मैं लास्ट लॉन्ग ज़्यादा करूँ, तो मुझे उसका आप मुझे एक वो ना ट्रिक बताओ या चीट कोड बताओ, वो कैसे हो सकता है? देखो ये ट्रिक नहीं है, चीट कोड भी नहीं है, बट मैं सिंपल सा तरीका है जी। हमारे फूड में एक है कर्ड, योगर्ट, दही। तो कर्ड योगर्ट का ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है स्तंभक की, जो नाइट फॉल के पेशेंट्स होते हैं ना वो भी ले सकते हैं इसको। अच्छा, जिनको एक्सेसिव नाइट फॉल है तो एक बार वो यूज़ करके देख सकते हैं, उससे काफ़ी पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। दूसरा उसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो स्तंभक की तरह काम करती है। स्तंभक माने कि रोकने का, ठीक है, हमारा लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने का। PME या प्री मैच्योर इजैकुलेशन तभी जल्दी होता है जब हमारे का कंट्रोल नहीं होता। पहला तो हमारे मसल कंट्रोल, दूसरा हमारा लेट रिस्पॉन्ड है। अगर मान के चलो मेरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है, ठीक है, तो मेरी लॉन्ग लास्टिंग जाएगी ड्राइव,
और अगर मेरा फास्ट है तो मेरा जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा। तो Okay. दही क्या करते हैं, थोड़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देती है, जिससे हमारा, जैसे बोला, मेरा पेट एक, मेरा माइंड जो है 2 जगह लगा हुआ है, एक सर में और एक पेट में। तो मेरा पेट वाला रिस्पॉन्ड जो है वो माइंड में बताता है, माइंड वाला सिग्नल देता है और उस रिस्पॉन्ड को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं कि जब आप इंटीमेट हो रहे हो या इंटीमेट हो रहे हो, तो जब आप इंटरकोर्स के स्टेज पे जा रहे हो, तब आप उस टाइम पे कुछ अपने लिए फैंटेसी वर्ल्ड मत क्रिएट करो, ठीक है। अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड बना लोगे या कुछ प्री प्लान होकर बना लोगे, तो वहाँ पर आपका इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही रेडी होगी कि अभी तो इजैकुलेट होना है, अभी तो इजैकुलेट होना है, तो वो इजैकुलेट कर देगी। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। दूसरा एक और चीज़ होती है कि जब हम इंटीमेट होने जा रहे हैं या हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले फोर प्ले पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। अगर आपका फोर प्ले बहुत लंबा है तो आपका जो PME का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो फोर प्ले दैट शुड नॉट बी लॉन्ग, मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिससे आप एकदम से इंटरकोर्स करते हुए स्टार्टिंग में ही बैठ गया या स्टार्टिंग में ही उसका हो गया, इजैकुलेट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ ट्रिक्स हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल देना यार, वीडियो बहुत बना रखी है मैंने। तो दोस्तों, जिन्होंने सर की वीडियो नहीं देख रखी है, वैसे तो सबने ही देखी होगी, बट जिन्होंने भी नहीं देखी है, अभी के अभी जाएं डॉक्टर हेल्थ के पेज में, डॉक्टर हिमांशु धवन के पेज पे, और मैं स्पेशली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर के जितने भी पेजेस हैं, जितने भी लिंक्स हैं और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं। तो सर अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल सर यही है कि जैसे आपने बता दिया कि PME के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, बट मेरा मेन सवाल अभी भी यही है कि जैसे खाने की बात है कि चलो हम ये खा लेते हैं, हम जैसे आपने बता दिया कि ठीक हो जाएगा, बट आजकल ना सर स्प्रेज आ रहे हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं, आजकल वाइग्रा आ रहा है कि आप लास्ट लॉन्ग कर सकते हो, तो क्या वो सही है या गलत? देखो, ED के पेशेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि वो सही भी है। जब एरेक्टाइल नहीं हो रहा, किसी का सपोर्ट लेकर एरेक्टाइल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट बताता हूँ जी। पेशेंट आए, उनकी न्यूली मैरिज हुई, न्यू मैरिड थे कपल्स वो, और उनसे वो हो ही नहीं रहा था, मतलब बेसिकली इंटरकोर्स कर ही नहीं पा रहे थे। इंटरकोर्स के पीछे रीज़न क्या था कि जो मेल था वो साइकोलॉजिकली उसके इफ़ेक्ट था कि उससे इंटरकोर्स हो ही नहीं पाएगा। एक जैसे कहते हैं प्रेशर, सिर्फ माइंड में प्रेशर कि इंटरकोर्स कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो इतना वरीड था, या जैसे मैं बोलूँ कितना फियर में था कि उसका एरेक्टाइल होता, जैसे ही वो पार्टनर के पास जाता वैसे ही उसका डाउन हो जाता। अब ये वाली दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पर परेशान क्या है, वहाँ पर उसका एरेक्टाइल में कोई इशू नहीं है, उसका एरेक्टाइल में कोई परेशानी नहीं है, रत्तीवर की भी परेशानी नहीं है, एरेक्टाइल तो हो रहा है उसका नॉर्मल, बट उसके माइंड में इतना बड़ा प्रेशर है कि होगा कैसे, किस तरीके से होगा। तो उस प्रेशर को विन कंडीशन में, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी का सपोर्ट लग रहा है तो एक बारी अगर आपने फतेह कर ली ना, अगर मान के चलो एक बारी आपने सेंचुरी बना ली तो दूसरी सेंचुरी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपने पहली सेंचुरी नहीं बना पाया ना तो अगली सेंचुरी में दिक्कत आती रहेगी। तो बेसिकली वही है कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर डक्की पे ही आउट हो रहा हूँ तो मेरा चांसेस हैं कि ज़्यादा डक पे आउट होने के, और अगर मैं कुछ रन बना के जा रहा हूँ तो हमेशा मेरे मैच में कुछ ना कुछ रन जुड़ते जाएंगे। कि एक प्रोसेस चलना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन हो, कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए इंसान। तो वहाँ पर टडालाफिल ड्रग आता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए भी ये नहीं कहता कि गलत है, हम नहीं प्रिस्क्राइब करते, वो अलग बात। क्यों सर? देखो उसके पीछे वी आर आयुर्वेद फिजिशियंस, होम्योपैथ फिजिशियंस, तो हमारी लॉबी में या हम उसके बारे में सोचते नहीं है इतना, बट अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड भी कर रहा है किसी को तो भी बुरी बात नहीं है। बट सर आजकल ये दिक्कत हो सकती है कि अगर मैं टडालाफिल या फिर वाइग्रा ले रहा हूँ, देखो हम यूज टू हो जाते हैं, ये बिल्कुल बात आपने सही पकड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे देता हूँ कि हम यूज टू तो हो ही जाते हैं। अगर मान के चलो, अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा एरेक्टाइल सिर्फ उसी के रीज़न से हो रहा है, तो मैं उसको एक हैबिट बना लेता हूँ, तो मैं अपने हर इंटरकोर्स में उसको टैबलेट को खाता हूँ, एक हफ्ता तक चलती है वो, तो मैं एक हफ्ता पहले टैबलेट खाता हूँ तो 2 बार इंटरकोर्स कर लेता हूँ, ये एक नॉर्मल पैटर्न बन जाता है। अगर उससे विन विन कंडीशन करनी है तो एक्सरसाइज पे जोर दे दो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टडालाफिल जैसे ड्रग की या किसी भी, और साइड बाय साइड एक्सरसाइज पे जोर दो, और साइड बाय साइड अपने पार्टनर से इस बारे में बात कर लो कि भाई देख मेरे को ना तेरे को पास आने में डर लग रहा है,
और हमारे आयुर्वेद में यहाँ तक भी बोला गया है कि एक फीमेल बॉडी आपके एरेक्टाइल को या आपके पुरुष के बांझपन को भी ख़त्म कर सकती है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ताकत दवाइयों में नहीं है, आपके पार्टनर में। एग्जैक्टली तो जाओ और पार्टनर अच्छा ढूंढ के लेकर आओ। नहीं, पहले खुद अच्छे हो। पहले खुद अच्छे बनो, पार्टनर को अपने बारे में डिस्कस करो रादर देन उसके छुपाने से, क्योंकि दुनिया छुपाती है। पार्टनर को ये बताने से डरती है कि अगर मैंने खोल दिया या मैंने बोल दिया तो वो क्या सोचेगी। वो कुछ नहीं सोचेगी यार, वो तुम्हारी केयर करेगी और कुछ नहीं करेगी। और अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आज नहीं तो कल वैसे भी छोड़ के जाएगी आपको। अरे सर, ये तो मैं ट्रॉमा से बाहर निकला था अभी। छोड़ के नहीं जाएगी वो, एक तरीके से एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आपका हाथ थामे रखेगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे भी कपल्स आए हैं जहाँ पर उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट बहुत दिया, जिनकी रिकवरी हमने बहुत स्विफ्टली देखी है कि जहाँ पर 3 महीने के अंदर पेशेंट रिकवर है, जहाँ पर 1 महीने के अंदर रिकवर है, 15 दिन में ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट को रिकवरी मिली है। तो मतलब ऐसी रिकवरी भी देखी है जहाँ पर फीमेल पार्टनर उनको बहुत सपोर्ट हो। एक बात कहते हैं कि सुहागरात पे जो दूध ले जाने का जो रिवाज होता है पर्टिकुलरली, और हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, मैंने इतनी मूवीज देखी हैं कि सुहागरात हो रही है, घूंघट उठा है ना, तो दूध लेके जा रहे हैं। तो क्यों वो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? आपकी शादी हो गई? नहीं सर। तो मत जाना यार, दूध पी के कुछ नहीं होता उससे। सर ऐसे कैसे कुछ नहीं होता? मतलब लोग तो कहते हैं कि अरे दूध पीने से उस टाइम पे काफी ज्यादा। अरे वो दूध दिखाने का मतलब ये होता था कि कुछ करेगा वो। उस कपल में कुछ होगा, दूध दिखाने का कोई रीजन नहीं है। दूध से मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलता। दूध से ये होता था कि थोड़ी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। देखो मिल्क प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, और मिल्क में प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको लगता है कि फर्टिलिटी बूस्ट हो जाएगी या कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो उन्होंने एक बना रखा है। और अगर मूवीज में अगर वो दूध लेकर नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा अभी कुछ होगा? समझ गया। ठीक है, तो उनका वो एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूध पीने के बाद पावर आ जाएगी। आज तक दूध पीकर नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी भाई? मतलब उसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट एक कहते हैं तो ठीक है, सेइंग है तो सेइंग है। एग्जैक्टली। सर एक ना वेब सीरीज है, मे बी आपने देखी हो नहीं भी, सेक्स एजुकेशन करके, ठीक है। और उसमें जैसे जब मैं टीनेज में था, या तो वो अभी आई है, तो जब मैंने वो देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मिला कि अरे वाह, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। पर वो थी एक अमेरिकन वेब सीरीज़, एक बाहर की वेब सीरीज़। और अब शायद से मैंने इंडिया में तो ऐसा कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी जिससे मुझे वो एजुकेशन मिले इन अ फन वे में, ठीक है। तो आप मुझे सर बताइए कि ये कहीं ना कहीं ये लैक है इस चीज़ का? देखो लैक मैं यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं कहता। देखो सबके अपने अपने कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, ओके, ठीक है। और इंडिया जो है ना, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारी इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग हैं। कुछ बहुत ज़्यादा वाइड थिंकिंग रखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नैरो रखते हैं। ओके, मेरी सोच आपसे नहीं मिल सकती, ना आपकी सोच मेरे से मिल सकती है। ये एक जनरल इंडिया में है दिक्कत। तो सेक्स एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे को लगता है कि स्कूल में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओके, ठीक है। अगर मैं स्कूल की बात करूं या मैं वेब सीरीज़ की भी बात करूं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज़ बनी नहीं है। कामा सूत्र इतनी बड़ी वेब सीरीज़ बनी हुई है जो इंडिया की ही पूरी बुक में है, हमारे वेदों में है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ट्राई नहीं कर रखा, हम तो बहुत पुराने से ट्राई करते हुए आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। बट हम उसको ना सोर्स गलत तरीके से ले जाते हैं। आप समझो कि हमने आसपास के दोस्तों को ही कैलकुलेट कर लो, या दोस्तों के बारे में ही बात कर लो। सेक्स के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? कई बारे भाई ये हुआ है, ऐसे करके थोड़ा सा उस वे में, मतलब या फिर कभी कभार अगर कोई दिक्कत भी होगी तो शायद से कोई नहीं बताए पाएगा। तो सेक्स के बारे में वो कैसे बात करते ही नहीं वो, ठीक है। और करेंगे भी तो वो बहुत छुप के करेंगे या बहुत हाइड आउट एरिया में करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। और सेक्स के बारे में वो ये कह देंगे ये लड़की अच्छी जा रही है, ये टोटा जा रहा है, ये माल जा रहा है। बट उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस मोमेंट पे। मतलब फीमेल की एक अलग इंडिविजुअलिटी है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रादर देन कि हम उसको इस सोर्स पे लेकर जाएं कि भैया वो ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसा। तो ये एक मेजरली मेरे को लगता है कि हमारा जो कल्चर है ना, वो थोड़ा सा अभी इतना रेडी नहीं हुआ। ओके, नहीं रेडी होता तो कामा सूत्र इतनी पुरानी वेब सीरीज़ हमारी बनी हुई है। मैंने नहीं देखी सर, मैं देखूंगा। हाँ, कामा सूत्र में बेसिकली पोस्चर्स वगैरह और मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। ये वेब सीरीज़ तो बहुत छोटी बताते हैं,
जो बना रखी है, अगर आप बुक समझो तो बुक में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी ऑलरेडी है। हाँ, तो ये चीज़ गलत नहीं है, सेक्स एजुकेशन गलत नहीं है, बट सेक्स एजुकेशन का मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग टायर 2 टायर 1 सिटीज़ के जो होते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक थोड़ा सा डेवलप नहीं होता इंडिया, या उनकी सोच नहीं बदलती इंडिया की, मैं ये नहीं कहता कि सबकी सोच ख़राब है, मैं ये भी नहीं कहता कि सबकी सोच बहुत बढ़िया है, बट एक लेवल पे नहीं आता जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाए, तब तक ये करना टास्क है। एग्जैक्टली सर, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही आपकी डे टू डे लाइफ में, या फिर वैसे। क्योंकि क्या है कि स्कूलों पे अगर स्कूल देने लगेंगे सेक्स एजुकेशन तो स्कूल ख़राब, ठीक है, तो स्कूल के पास अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं। चलो उसमें से मैं बोलता हूँ कि 50% पेरेंट्स जो हैं वो ये अलाउ कर दें, चलो अच्छी बात कर रहे हैं, बट 50% ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि बेकार काम कर रहे हैं। तो अलग अलग डिफरेंस है। अगर वहाँ पर डिफरेंस है तो वो इशू है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्कूल में नहीं मिल रही तो नहीं सही ना, पेरेंट्स तो हैं सबसे बड़े टीचर, ठीक है, और सबसे बड़े जैसे मैं बोलूँ कि ज्ञान देने वाला और जिसको फॉलो भी करता है। अगर बच्चे को देखा जाए तो सबसे पहले वो पापा की एक्टिविटीज़, लड़का जो होता है पापा की एक्टिविटीज़ फॉलो करना चालू करता है। तो समझ लो कि वो सबसे पहले टीचर जो बनते हो आप, या जैसे एज ए पेरेंट में, तो आप सबसे पहले बच्चे के टीचर बन जाते हो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से। ऐसे फीमेल के साथ उनके लिए मदर बन जाती है, तो मदर एज ए टीचर बन जाती है, तो वो जैसा वो गाइड करेंगे वो वैसे वैसा समझेंगे, वो करते रहेंगे। अब हमारा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है तो हम बोल पाते हैं, ठीक है, अब जिनका एक्सपोजर कम है वो फिर शाय या फिर वो हाइड आउट में जाने रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। एग्जैक्टली। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आप यूथ को, ठीक है, जो आजकल की जो जनरेशन है या जो नए पेरेंट बनने वाले हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उनको एक एडवाइस दें। 2-3 चीज़ें आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उनको, तो मैं चाहता हूँ कुछ आप एडवाइस दें। देखो एडवाइस ऐसा सच नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब आप कंसीव प्लान कर रहे हैं तो कंसीव प्लान कभी भी बच्चे के लिए ना करें, क्योंकि कंसीव जब आप बच्चे के लिए प्लान करते हैं तो आप बहुत हड़बड़ी में करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे। आप सिर्फ अपना नेचुरल करें, जैसा आपका प्रोसीजर है आपको वैसे ही मज़े लेने, वैसे ही प्लेजर लो, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल बॉडी दोनों कंपैटिबल नहीं होती तब तक कंसीव का चांसेस कम होते हैं। ओके, तो पहले डॉक्टर के पास जाके आप एक बार टेस्ट जरूर करवाएं कि हम। टेस्ट तो बात की बात है, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है और आपकी रिपोर्ट्स भी सही हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया सारी चीज़ें नॉर्मल है, कंसीव नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप पहले कंसीव के पीछे ना दौड़ते हुए अपना नेचुरल, जैसे हम कहते हैं कि एक अपनी उस ड्राइव को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, नहीं अपनी उस ड्राइव को, सेक्स ड्राइव को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अगर तब भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं तो फिर तो डॉक्टर्स आपके आसपास है ही। 2 टेस्ट मैं बोल देता हूँ, सीमन एनालिसिस करवा लेना एक पहले, सबसे पहले मेल में, डन। सीमन एनालिसिस का रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका सही आ गया तो आप पुश करना। इस बारे में उल्टा बोल रहा हूँ जैसे होता है अच्छा। कि पहले मेल बॉडी चेक कर ले फिर उसका फीमेल चेक करवा लेना। ये अच्छी बात की सर आपने आज। मैं तो चाहता हूँ कि अगर जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ पर दोनों को टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फीमेल के करवा रहे हो तो साथ में अपने भी करवाओ। आप अपने भी, वो ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इनफैक्ट। क्या हो जाएगा, मैक्स से मैक्स कम हो जाएंगे। अरे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ा भी देती हैं, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात तो है सर। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है जो आजकल जैसे बहुत लोगों का सवाल है कि पहले ना लोग जल्दी शादी कर लेते थे और उनके हो जाते थे 5-6 बच्चे या 10-12 बच्चे। अब हमारी जो जनरेशन है वो करती है 30 में, 31 में, 32 में। तो क्या वो सही है या वो गलत है? देखो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, क्यों? लेट मैरिज करना और फिर आप प्लान करो कि कंसीव के लिए, तो वो एक मेरे को जो लगता है वो राइट साइड नहीं होता, क्योंकि कंसीव का जो पार्ट है वो अगर आप 25 में करते हो, 24 में करते हो, तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू 30 वालों से जल्दी होता है। हमारे साथ एजिंग फैक्टर है। बच्चा अब मान के चलो हमारी एज है, ठीक है, हम नॉर्मली अगर मैं जैसे मेरी मैरिज जो हुई है वो 29 की एज में हुई है, मतलब 29 क्रॉस कर चुका था, 30 में लग चुका था। तो मैं ये कहता हूँ कि एक मैरिज का जो एक लिमिट है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 24 या 25 में हो जानी चाहिए। वो एक राइट टाइम होता है।
बहुत जल्दी नहीं है 24 नहीं, देखो क्या होता है कि हमारे, अगर मैं फिजियोलॉजिकली बात करूँ, मैं एज ए बॉडी की बात करूँ, तो बॉडी विद एज बूढ़ी हो रही है। जैसे हम 18 में थे वैसे हम 28 में नहीं रहते, जैसे हम 28 में वैसे हम 38 में नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा ठीक है, तो जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमारी बॉडी अलग अलग प्रॉब्लम से और जूझ रही है। और आजकल का सराउंड टायर 1 सिटी का तो मैं सीधा बोलता हूँ कि स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हमको काम भी देखना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है। आज की डेट में हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रिस्पॉन्सेज हमें डबल देखनी पड़ती हैं एज कंपैरेटिव टू जॉइंट फैमिली। तो जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आती हैं, हमारे पास कंधों पे लोड ज़्यादा आता है, तो कंधे संभाल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं वो शरीर से निकलता है या मेंटल हेल्थ से निकलता है और वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। और अगर मैं वैसे भी बात करूँ कि एट दैट एज हमें अपने को आपको संभालना आ जाता है। और इसी मूवमेंट पे अगर आप देखोगे तो डाइवोर्स केसेस भी ज़्यादा है। ये तो है ही सर। ठीक है ना? तो ये मेरे को इम्पैक्ट लगता है जो हमारे नॉर्मल सराउंडिंग में है। अब पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में चाइल्ड मैरिज की जाती थी। चाइल्ड मैरिज आज भी गलत है और हमेशा गलत भी रहेगी। बट एक सर्टेन एज 18 के बाद या 19 के बाद भी मैं कहता हूँ गलत ही है, क्योंकि तब तक कोई भी ऐसा नॉर्मल ह्यूमन या जैसे मैं बोलूँ कि एक नॉर्मल आज की डेट में भी स्टैंड नहीं ले पाता या स्टैंड हो नहीं पाता। 18 साल में वो अपनी स्कूल पास करेगा, फिर वो 3-4 साल अपनी हायर एजुकेशन को देगा, फिर उसके बाद वो अपने आप को कहीं जॉब में फिट करेगा। तो वो स्पैन जो है वो धीरे धीरे करके 25 साल तक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 25, 26, 27 साल जो होती है, इस एज में अगर आप स्टैंड हो चुके हो, आपकी एक इनकम बन चुकी है, आप फैमिली रन कर सकते हो, तो ज़रूर डेफिनेटली शादी करो। और अगर नहीं बनी है तो आप तो 30, 31, 32 जब भी करो। आज की डेट में क्या है कि हम क्या करते हैं कि अभी स्टैंड नहीं हुए, अभी मेरी जॉब लग गई 50,000 की, अभी मैं स्टैंड नहीं हुआ, वो 50,000 में खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या। ये मेरे इधर मैं एग्जैक्टली अपनी मम्मी को ये बात बोलता हूँ, अभी मैं स्टैंड नहीं हुआ, अभी जब मैं स्टैंड हो जाऊंगा तो मैं शादी करूंगा। तो वो जब स्टैंड वाली बारी आती है ना, या जब वो मैरिज वाली बारी आती है, तब तक हम अपनी जो हमारा टाइम पीरियड अच्छा पीक टाइम पीरियड, जिसे मैं बोले कि आप जिसमें सेक्स को एंजॉय कर सकते हो, पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हो, वो टाइम आप छोड़ देते हो। हाँ, और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अब देखो जाए तो फर्टिलिटी इश्यूज जितने भी पेशेंट मिलेंगे आपको ज़्यादातर इतने की साइज़ के ही मिलेंगे, 31, 32, 33, 34, 35 ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं। तो एक रेशो ये इनकी ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है? लेट मैरिज। अगर वो जल्दी मैरिज कर लेते तो बच्चे हो जाते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं फेस कर रहे। कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है। बट ऐसा नहीं है कि 31 में करना गलत बात है या 32 में करना गलत बात है। अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो तो कभी भी करो। 50 साल का भी एक एजेड बच्चा पैदा कर सकता है। अगर सुना है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, पर हाँ, तो ऐसा नहीं है कि, बट अपने ख्याल तो रखना पड़ेगा आपको। शरीर आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सर, आपकी शादी हुई थी 29 की एज में। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं खुश? शक्ल से दिखने ना कुछ रोता हुआ दिख रहा हूँ। नहीं, मतलब वही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। देखो, खुश होने के लिए आपको पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपके इफ़ बट सारी चीज़ों को कोई कंक्लूजन पे लेकर आ सकता है तो वो एक ही बंदा ला सकता है, आपका पार्टनर, जिसके के साथ आप पूरा टाइम रहते हो, जो आपकी हर आदत से रूबरू है, पता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से खुशी शादी करके नहीं मिलती, साथ रहने से मिलती है। सभी को होती है एक टाइम की टेंशन कि भैया शादी से पहले क्या होगा आगे आने वाली लाइफ में, क्या पजल आउट हो जाएगा, बेकार तो नहीं हो जाएगा सारी, मेरी आज़ादी चली जाएगी, मेरी फ्रीडम चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अपने यारी बनाई है तो मेरे ख्याल से फ्रीडम नहीं जाएगी, बल्कि आप इंजॉय करोगे उस मोमेंट को, घूमने जाओगे, साथ जाओगे, हर चीज़ में इन्वॉल्व करोगे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। सर, वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है कि वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका मतलब मैं उससे प्यार ही नहीं कर सकता। बट अच्छी दोस्त बनाना जरूरी है जी। ठीक है। हम बहुत गलत करते हैं एज अ मेल कि अपने साथ पार्टनर को छोड़ दे और मार्केट में दोस्त ढूंढने बनाने निकल पड़ते हैं शादी के बाद। शादी, एग्जैक्टली। ठीक है, मेरा दोस्त आ रहा है मैं जा रहा हूँ, नहीं,
मेरा दोस्त आ नहीं रहा, मेरा पार्टनर साथ मेरा दोस्त बैठा है, इसी के साथ लेकर चलेंगे कहीं घूमने जाना है तो जब आपने ऐसी बॉन्ड बना लिया तो फिर तो आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं, यारी है ना। और ऐसा है कि आपके किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई या ना हुई, लड़ाइयाँ तो हर जगह ही चलती हैं, तो लड़ाई यहाँ पर भी हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे एक दूसरे के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानने की तो दूर की बात, पहले यारी बना लो भैया, देख ऐसा है कि साथ करना है, साथ बैठना है, साथ करेंगे, सब कुछ साथ करेंगे। अभी भी तो आप अपने दोस्तों को टाइम दे ही देते हो ना, एनी हो करके कहीं ना कहीं से निकाल ही देते हो ना, बस वो टाइम ही तो निकालना है और क्या। बस यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। हाँ देखो, रोक टोक तो आपका दोस्त लगा सकता है, वो लगाता नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा दोस्त होगा तो लगाएगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सेट है। एक्चुअली में अगर दोस्त अच्छा है तो वो आपको बोलेगा ये चीज़ तो गलत कर रहा है। अगर आपका दोस्त गलत है, वो आपको कुछ कह ही नहीं रहा, बोल ही ना, तो फिर वो दोस्त भी नहीं है। हाँ सर सो ट्रू सर, सो ट्रू। सर मेरा एक ना मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही है ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट, आप दो ऐसी बातें बताएं कि अगर आपको अपनी फर्टिलिटी, यानी कि पर्टिकुलरली आपको अपनी मेल की एक फर्टिलिटी आपको अच्छी करनी है तो क्या आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, और दो ऐसी चीज़ें जो मतलब आपको इग्नोर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी फर्टिलिटी हो। देखो, सबसे पहली चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जहाँ पर आपका डाइट आ जाती है, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, और डेली रूटीन के आदतें, जैसे कि हमारा खाना पीना और सब कुछ। अगर मेरा खाना पीना भी डिलेड है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो मैं सब चीज़ में ख़राब ही हूँगा। मैं ना परफॉर्म कर पाऊँगा, ना मेरी फर्टिलिटी अच्छी बन पाएगी, मैं परेशान खुद से भी रहूँगा, बल्कि नेगेटिविटी में ज़्यादा घुस जाऊँगा, ठीक है। सो ट्रू। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपका जो दिनचर्या है वो एक बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। आपका सुबह उठना सनराइज़ के बाद हो या सनराइज़ से पहले हो, इससे मैटर नहीं करता, बट आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका काम का स्ट्रेस कम होना चाहिए, आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सको, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मान के चलो अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप गाने सुनो, आप उसके लिए इधर उधर के रास्ते मत ढूंढो। आपको मूवी देखना पसंद है, मूवी से भी आपको मज़ा आता है, तो मूवी भी देखो, मूवी भी देखो। तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटे ज़रूर निकालो, जो मेरे हिसाब से हर बंदे को चाहिए। चाहे उसके अंदर वो कुछ भी करे, चाहे वो फिज़िकली भागना भी चाहे तो भागे, उसको रन करना है रन करे, पेंटिंग करनी पेंटिंग करे, गाने सुने, जो दिल है वो करे, क्योंकि वो स्पेस ना कोई नहीं आपसे ले सकता, सिर्फ और सिर्फ आप को छोड़ के। सो ट्रू। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करो। दूसरा, मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। सर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज। कीगल, और वो क्या होती है? फर्टिलिटी के लिए तो कीगल एक्सरसाइज। ओके, कीगल एक्सरसाइज बेसिकली पेल्विक की एक्सरसाइजेज है, जो बेसिकली आपकी फर्टिलिटी के साथ ईडी, पीएमई, नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज इन्वेंट की गई, जिसने भी की है बहुत अच्छी की है, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज। और सर दो ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। दो ऐसी चीज़ें, कुछ गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि शराब। पर सर हम सब पीते हैं सर शराब। तो देखो, शराब पीना या नहीं पीना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कैसे पी रहे हो, गम में पी रहे हो या खुशी में पी रहे हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग अल्कोहलिक बनते हैं वो ज़्यादातर गम में पी रहे होते हैं, ठीक है। और गम में अगर आप पीने लग जाते हो तो वो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को उसके थ्रू कवर अप कर रहे हो, ठीक है। और कवर अप करने के बाद आपको दिक्कत होती है। जैसे अब मैं अल्कोहल नहीं पीता, अच्छा, तो अब मैं क्या स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता? रह सकता हूँ सर, मेडिटेशन कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है कि अगर आप अल्कोहल कोई भी पी रहा है या नहीं पी रहा, अल्कोहल भी वही सेम चीज़ बोलूँगा कि लिमिट में लोगे तो ठीक है भी है, अगर आउट ऑफ लिमिट जाओगे तो वो चीज़ खराब करेगी। ये लिमिट मुझे सर से बताइए, क्योंकि हमारे लिए तो सर हम तो पंजाबी हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं होती है। नहीं, देखो लिमिट सबकी होती है, चाहे पंजाबी हो, मैं भी तो पंजाबी हूँ तो लिमिट मैं तो पीता नहीं। अब इसमें मैं ये तो कह नहीं सकता कि भैया बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, शराब जो है वो बेसिकली आपको लीवर को तो कहीं ना कहीं डैमेज करती है। जब लीवर डैमेज होता है तो गट नुकसान करता है, और गट में अगर परेशानी आती है तो फिर आगे भी आएगी। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ कि अल्कोहल अगर आप ले भी रहे हो तो
तो इतनी अमाउंट में लो जिसको आप डाइजेस्ट कर पाओ। ओके। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो एक इंडिविजुअल 60 ml से ऊपर ना पिए। ठीक है, बस 60 ml। 60 ml 2 पैक मारे बस काफ़ी है। ओके। अगर उसमें उसको पूरा हो जाता है तो ठीक है। अब वो ये ना करे कि भैया मैं आधा ख़त्म करूँगा। आजकल चलता है ना, तुम्हारी गैंग में तो और ज़्यादा चलता है, आज मैंने आधा ख़त्म किया है, देखो आज मैंने बोतल ख़त्म की है। हाँ भी। तो ये चीज़ें गलत है। ओके। आप लॉन्ग रन के लिए अपने शरीर को चोट पहुंचा रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको प्रेशर में डाल रहे हो। एक हो गया गलत आदतें, और सेकंड हो गया आपका सबसे मेजर चीज़, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस कभी भी आप जीवन में लोगे तो ज़िंदगी आपकी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, उसके पास टाइम कम बचता है। तो जीना है तो स्ट्रेस फ्री जियो। छोड़ दो यार थोड़ा टाइम, अगर कम कमा लोगे तो जी तो ज़्यादा लोगे। हाँ, ये तो है सर। ठीक है, और अगर आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेस ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप ही नहीं चलाना चाहिए। फैक्ट है। फैक्ट है। अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसको घिसो मत, एंड कर दो। एंड कर दो। सर आपने मतलब बात बता दी कि हमें योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर वो क्यों ज़रूरी होती है? योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखो, योगा एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप योगा से ही करो, या सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है सभी करें, ऐसा भी नहीं है कि वो कंपलसरी है मेडिटेशन करना। देखो, इनर पीस हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हमने जो किया है उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हम जो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये जितनी भी पावर है हमारी को पॉजिटिविटी से मिलती है, और पॉजिटिविटी लेने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करो, आप चाहे ओम का भी वर्ड बोलो या फिर आप किसी एक भगवान के बारे में भी बार बार बोलो। देखो क्या होता है कि मेरे को लगता है कि मेडिटेशन इट्स लाइक कंट्रोल, कि मैं किसी चीज़ के बारे में इधर उधर के सराउंड के बिना सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को आपका ख्याल है तो मैं अपने काम में कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा, या मेरे को आपकी इन लाइट्सों का ध्यान है तो मैं अपने काम को कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा। तो सिंपल सी बात समझो, अगर मेडिटेशन है तो वो सिंगल एक ही फोकस है, रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स। स्ट्रेच जो है वो सारा का सारा मेरा जो आलतू फालतू का है वो मैं साइड रख कर बैठूँगा। तो मैं वहाँ पर ये कोशिश करूँगा कि मैं फोकस्ड हूँ, और वो हमारी फर्टिलिटी को मतलब अच्छा कर देगी। फर्टिलिटी को इसलिए बेटर कर देती है कि जब आपके आसपास के सराउंड से निकलो के बाहर तो ये तो कुछ नया सोच पाओगे या कुछ नया कर पाओगे। तो जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, या जब हम बिल्कुल, जैसे मैं बोलूँ कि जब हमारी बॉडी रिलैक्स्ड है, कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक थॉट प्रोसेस के से हट कर, तो मेरी बॉडी एक्ट वैसे करेगी। अब खाली पेपर पे तो जितना मर्जी लिख लो, भरे पेपर पे कैसे लिखोगे? सो ट्रू सर। ठीक है, तो जब आपका पेपर खाली है ना तो आपके पास पूरा वर्ल्ड है भरने के लिए। और जब आपके पास भरा हुआ पेपर है ना तो वहाँ पर कुछ नहीं है। ये फ़र्क है। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो और अपनी फर्टिलिटी बढ़िया कर दो। और मेडिटेट जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ओम कहकर ही करनी है या सिर्फ आपको ध्यान ही लगाना है। मेडिटेट तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ गाने सुन के भी। आप बस गानों को सुन रहे हो और उसको फील कर रहे हो, वो सबसे बेस्ट वर्जन है। ठीक है, फील कर रहे हो दैट सॉन्ग। तो वो भी एक पॉइंट है कि आप स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है, वो तरीके अपने अलग अलग, बट मेरे हिसाब से ओपन वर्ल्ड है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कर सकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और टाइम हमारे लिए वही ज़्यादा हो गया है, बट हम अगला पॉडकास्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे जो प्रॉपर सर मास्टरबेशन के ऊपर होगा, डाइट के बारे में होगा। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही और नए नए पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। पर अगर आपका कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही सर मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझाऊंगा सबको कि शरीर जो है हमारा, उसका ध्यान रखना हमारी ड्यूटी बनती है। और ये सोचो कि आप किस्मत वाले हो कि हम ऐसे बन के आए हैं।
तो जब हम किस्मत वाले हैं तो इसका ध्यान रखना भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फर्टिलिटी तो एक नेक्स्ट लेवल है कि फर्टिलिटी की बात चल रही थी तो इसलिए फर्टिलिटी बताई, बट फर्टिलिटी का पार्ट भी, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस हैं, तो हम अपनी हर एक क्वालिटी को डी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपने अपनी क्वालिटी को एनकरेज करना है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने शरीर से ज़्यादा पावर को और अर्जित करना है, तो उसके पीछे रीज़न है सिर्फ और सिर्फ आपका नो थॉट प्रोसेस, जिसमें मैं बोलता हूँ कि ब्लैंक रखो अपने आप को, जितना मज़े में रह सकते हो इतना रहो, अपना काम निपटाओ, कर्म करना ज़रूरी है बट अपने आप को फ्री रखो। जैसे ही ऑफिस ख़त्म, ऑफिस का काम ख़त्म, जैसे ही आपका पार्टनर के साथ टाइम चालू, वहाँ से घड़ी का दूसरा मोड चालू, हैप्पी मोड, फन लविंग, ये सारे मोड को स्टार्ट कर दो। ये लेवल्स को आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, जिससे आप ज़िंदगी भर खुश भी रह सकोगे, फर्टाइल भी रह पाओगे और साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बिना। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी। मुझे ऐसा लगा था कि हमारा एकदम मास्टरबेशन एकदम उस पर ही जाएगा, बट हम फिलॉसफी में हमने बात करी, हमने एक दूसरे के बारे में बात करी, स्पेशली हमने मेंटालिटी के बारे में बात करी कि लोग क्या सोचते हैं, कैसा रहता है। और मैं चाहता हूँ सर मैं आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट, क्योंकि सर आपका टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं डेफिनेटली मिलेगा। मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मेरे जो चैनल्स हैं उसमें तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि भैया आपको फर्टिलिटी का इशू है तो चलो कोई नहीं, ये वाली प्रॉब्लम है तो ये ले लो सॉल्यूशन, ये वाली प्रॉब्लम है तो ये ले लो सॉल्यूशन। यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि हम शायद व्यूअर की मेंटालिटी उनसे जुड़ पाते कनेक्ट कर पाते हैं कि वो चाहते क्या है, क्योंकि एज सच क्वेश्चन मुझसे तो कोई पूछता नहीं है ना कि उनकी क्या क्वेश्चंस है। हम तो ऐसे करते हैं कि भैया ये कंटेंट आया, ये वाला कमेंट आया तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है तो इस पर हम वीडियो बना देते हैं। बट ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई ये वाली इश्यूज़ हमारी जनरेशन को मिल रहे हैं, ये इश्यूज़ हमारे साथ हैं, तो उसके ऊपर आंसर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये होता है कि बस आपके पास इंफॉर्मेशन जो जाए वो अच्छी जाए, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव ना जाए। जैसे मिथ्स की बात करी आपने, इतने सारे तो मिथ्स थे, अभी इससे भी ज़्यादा निकलेंगे अगर अगली बार बैठोगे तो पार्ट 2 में। तो मिथ्स है, उसका बस्ट करना, उसको समझाना कि वो मिथ ही है, उसको इतना मत सीरियसली लो, क्योंकि जितना आप सीरियस लोगे उतना आप स्ट्रेस में जाओगे। और इतना चिल डॉक्टर आपको कोई समझाएगा भी नहीं इतनी अच्छी तरीके से। नहीं, समझाने वाले हैं, काफ़ी हैं, समझाते तो हैं, बट ये है कि उनका तरीका मुझसे बेटर हो सकता है। बट सर हमारे लिए तो आप ही बेटर हैं। तो सर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, आप हमें प्यार दीजिए। और प्यार कैसे देना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और वो जो लाल वाला बटन है ना, हाँ बस उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया पॉडकास्ट आए सबसे पहले आप तक पाए। तो इसलिए दोस्तों बाय, चलता हूं मैं और मिलता हूं अब अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए प्यार दीजिए और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बाय।